जय हिंद बच्चों। क्लास 11th कॉमर्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजनेस को करने के तरीकों के बारे में। बच्चों, क्या आपने इन एप्लीकेशंस का उपयोग किया है? जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न या माइंत्रा या ओंडो। ये सब क्या है? ये आपको किस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं? ये आपको घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम घर बैठे अपनी चाही हुई चीज़ मंगवा सकते हैं। कैसे? ये बिजनेस करने का एक नया तरीका है। पहले के बिजनेस करने के तरीके कुछ और कुछ अलग थे, लेकिन अब बिजनेस करने के तरीके परिवर्तित लगातार डेवलप होते जा रहे हैं। बिजनेस करने के तरीके किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं नए नए तरीके बिजनेस करने के। आज सबसे कॉमन तरीका है जो कि पूरी तरह आ गया है या छा गया है, वो है ई बिजनेस, यानी कि कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हमें अरेंज करनी है या कंडक्ट करना है सभी गतिविधियां। किसकी? इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स की। अब कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा? सबसे कॉमन नेटवर्क इंटरनेट, जिसकी मदद से हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं या हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। अभी हम आमने सामने हो पा रहे हैं। तो इंटरनेट की मदद से बिजनेस करना ही ई बिजनेस है। तो हम बात करेंगे ई बिजनेस की। अब इसमें ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। हमारे पास दो टर्म है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स। सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही हैं? हम में से कई लोग इसे एक ही मानते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही हैं, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक बड़ा टर्म है और कॉमर्स एक छोटा? समझते हैं कैसे। अगर इंटरनेट पे जब आप केवल खरीदना बेचना कर रहे हैं, सिर्फ सामान का लेन देन चल रहा है, तो वो कुछ और नहीं है, उसको हम ई कॉमर्स बोलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम और भी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे फाइनेंस, प्रोडक्शन या और गतिविधि जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो ये सारी गतिविधियां भी हो रही हैं, यानी कॉमर्स के साथ साथ ये सारी गतिविधियां भी हो रही हैं। तो फिर ये पूरा मिलाकर बन जाता है ई बिजनेस। तो ई बिजनेस बन जाता है बड़ा टर्म और ई कॉमर्स छोटा। अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस, यानी कि ई बिजनेस कहाँ कहाँ काम करता है, ई बिजनेस में क्या क्या आएगा और ये कैसे काम करेगा। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, इसमें चार चीजें आएंगी, देख सकते हैं आप। B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। B2B इसमें ट्रांजैक्शन, डीलिंग, कम्युनिकेशन सभी शामिल हो जाते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन या कम्युनिकेशन या ट्रांजैक्शन। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ट्रांजैक्शन करती है, जैसे कि एक होलसेलर का रिटेलर के साथ ट्रांजैक्शन। ये भी एक B2B है। ऐसे ही यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करती है, तो ये भी B2B के अंतर्गत आएगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं B2C की, बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, बिजनेस टू कस्टमर। एक तरफ बिजनेस है और दूसरी तरफ कस्टमर है, जैसे माइंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। ये सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाली ई बिजनेस है। वो लोग बिजनेस है और हम कस्टमर। तो ये है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। C2C, कस्टमर टू कस्टमर। एक तरफ भी कस्टमर और दूसरी तरफ भी कस्टमर, यानी रोज रोज ट्रांजैक्शन नहीं करते, रोज रोज डीलिंग नहीं होती, बस एक या दो डीलिंग के लिए लेन देन किया गया है, जैसे फोन या कोई गाड़ी कस्टमर द्वारा दूसरे कस्टमर को देना। ये C2C के अंतर्गत आता है, जैसे OLX या क्विकर, ये C2C है। इंट्रा बी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन है। ये क्या होता है? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज, प्रोडक्शन या सेल्स डिपार्टमेंट। तो एक ही कंपनी में एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में किया गया ट्रांजैक्शन इंट्रा बी के अंतर्गत आता है। ई बिजनेस के जहाँ कुछ फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी है, तो आइए चर्चा करते हैं इनके कुछ फायदों पर। ग्लोबल रीच, सभी जगह पहुँच। अगर हम इंटरनेट का प्रयोग ना करते तो आज के समय में हमारा आपके पास पहुँच पाना असंभव था। घर बैठे बैठे हमारा आप तक पहुँच पाना ये इंटरनेट के माध्यम से ही हुआ है। ऐसे ही पहले व्यापार जो ट्रेडिशनल हुआ करते थे, वो एक एरिया तक सीमित होते थे, एक जगह तक सीमित होते थे, पर अब इंटरनेट के माध्यम से ये बाध्यता खत्म हो गई है, एरिया की बाध्यता खत्म हो गई है। गठन में आसानी, इजी ऑफ फॉर्मेशन। ई बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है, बाहर से किसी व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, एक व्यक्ति इसे शुरू कर सकता है और संचालित भी कर सकता है, और थोड़ी सी बेसिक
औपचारिकताएं होती हैं और आसानी से पूरी की जा सकती हैं। लोअर इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छी बात, लोअर इन्वेस्टमेंट, आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। कैसे? अगर एक अच्छे मार्केट में एक शॉप लेने जाएंगे तो 40 से 50 लाख तक का खर्चा आ सकता है यदि आप अपनी दुकान खरीदने जाएंगे तो। यहाँ आपको किसी शॉप को परचेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान को दुकान में रखने की परेशानी नहीं है, कहीं से खरीद के लाने की परेशानी नहीं है, स्टोरेज की दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको पिक्चर डालनी होती है, फिर ऑर्डर आएगा, उस हिसाब से आप सामान जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई खर्चा नहीं, बस वेबसाइट का जो थोड़ा सा खर्च आएगा जो कि आपके दुकान खोलने के मुकाबले या दुकान खरीदने के मुकाबले बहुत ही कम होगा, आप आराम से अपना बिजनेस ओपन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए बच्चों, आप देख सकते हैं कई लोगों ने घर बैठे बैठे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो उनका टैलेंट था उन्होंने लोगों को दिखाया और आज उन्हें भी काम मिलने लगा। यानी घर बैठे एक नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है थ्रू इंटरनेट। कन्वीनियंस यानी सुविधा। कैसी सुविधा? अगर आपको लगता है कि किसी भी समय आपको शॉपिंग करनी है तो आप क्या करते हो? बस उंगलियों से बटन दबाते हो और कुछ सिलेक्शंस करते हो, यानी कि सुविधा तो आपके घर पर ही है। आप सिलेक्शंस करते हो और मार्केट में आराम से पहुंच जाते हो घर बैठे बैठे ही। इवन आपको क्या लेना है और किसी से अगर कंपैरिजन करना है तो आप वो भी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी दुकानें आपके छोटे से डिवाइस पर आराम से उपलब्ध हो जाती हैं और आप पूरी शॉपिंग आराम से घर बैठे बैठे बिल्कुल बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। आपको दरवाजे पर सब अवेलेबल है और क्वालिटी भी बढ़िया मिल जाती है। अब इसमें जो लेन देन होता है वो हाई स्पीड पर होता है। कैसा लेन देन? यानी आपने इधर ऑर्डर किया और इधर ऑर्डर प्लेस हो गया और आपका तय हो गया कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। आपके मन मुताबिक सामान आपको मिल जाता है। पर आपको अगर लगता है कि आपको सामान पसंद नहीं आया या आपके साइज का नहीं है तो रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। इवन रिफंड पॉलिसीज भी हैं, यानी कि आपको किसी भी झंझट में नहीं फंसना है। एक क्लिक पर आपका सारा सामान ऑन डोर। अब सारा काम इंटरनेट पे हो रहा है तो कागजी कार्य खत्म हो गया है, ना के बराबर हो गया है। पहले डॉक्यूमेंट रखना, उनको संभालना, खाते बनाना, ये सारा काम जो है नेट पर हो रहा है। एक ऑफिस का उदाहरण ले लेते हैं या किसी बैंक का उदाहरण ले लेते हैं। जब आप पहले बैंक में जाते थे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती थी, कुछ डिटेल्स आपको देने पड़ते थे, बहुत सारे फॉर्म्स आपको भरने पड़ते थे और सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ती थी कागज़ में लिखकर। पर अब ऐसा नहीं करना पड़ता। आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। इंटरनेट पे सारा डेटा अपलोड कर दिया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से सभी डेटा स्टोर किया जाता है। यानी कि अब पेपर का काम बहुत ही कम हो गया है। जहाँ ई बिजनेस के फायदे हैं वहाँ थोड़ी सी लिमिटेशंस तो होगी ही। जैसे लो पर्सनल टच। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि उसका टेक्सचर क्या है। हालांकि लिखा सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्तिगत स्पर्श नहीं है। प्रत्यक्ष ना होने के कारण ये छोटा सा ड्रॉबैक है ई बिजनेस में। मान लीजिए एक कपड़ा लेने जा रहे हैं तो उसे हम छूकर या प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। हमें कई बार उसका कलर समझ में नहीं आता। हम एक क्लॉथ लेने जा रहे हैं, उसका कलर हमें ठीक से इमेज में दिखाई नहीं देता, तो हमें समझ नहीं आता कि बेसिकली इसकी क्वालिटी या कलर क्या है। कलर क्लियर नहीं होता। ऐसे में लिखा तो है, अगर हमें उत्पाद की जानकारी कम है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे पर खरीदना। पूर्ति में लगने वाला समय। ऑर्डर तो जल्दी से प्लेस हो जाता है पर आने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। यानी आज किया हुआ ऑर्डर 2 या 3 दिन या 4 दिन भी ले सकता है। अगर हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर थोड़ी मुश्किल होती है पहुँचने में तो 1 से 1.5 हफ्ते भी लग जाते हैं और कई बार ऐसे में हमारा ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। तो ये लिमिटेशन है कि हम जब चाहते हैं कि हमारा तुरंत डिलीवरी हो जाए पर वो समय लग सकता है। लोग प्रतिरोध भी करते हैं किसी भी नए तरीके के बदलाव से। लोग हेजिटेट करते हैं कि यदि कोई पेमेंट हमारे अकाउंट से हो रही है तो डिटेल ना चली जाए, ज़्यादा पैसे ना कट जाएं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने से पैसे ज़्यादा खर्च ना हो जाएं। ये सभी समस्याएं जो हैं, इन सभी समस्याओं से लोग डरते हैं। तो लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, डेबिट या क्रेडिट करने से बचते हैं, खुलकर उसे यूज़ नहीं करते हैं। ये लिमिटेशंस लोगों को रोकती है ई बिजनेस तक पहुंचने से। अब नैतिक पतन। ई बिजनेस में पर्सनल इंफॉर्मेशन आसानी से लीक हो जाती है। अगर कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको अकाउंट डिटेल देनी होगी, ईमेल एड्रेस देना होगा, पर्सनल डिटेल देनी होगी और नज़र रखी जाती है कि आप अपने अकाउंट में क्या खरीद फरोख्त कर रहे हैं, आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या मांग है। ये ठीक नहीं है। नज़र रखना पर्सनल चीज़ों पे जो कि नैतिक रूप से कहीं भी सही नहीं है।
हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए प्रक्रिया या प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रेड। अगर हमें ऑनलाइन डीलिंग करनी है तो क्या करना होगा, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरीके से हमें डीलिंग करनी है या क्या हम कर सकते हैं। प्रोसीजर में बात करें तो दो लोग होते हैं, एक फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात करेंगे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन की। ये क्या है, जब आप किसी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं या एप्लीकेशन के द्वारा जैसे मान लीजिए अमेजॉन, माइंत्रा से शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाना होता है। उसमें आपको अपना नाम देना पड़ता है, आपको अपना एड्रेस देना पड़ता है, अपना डेटा देना पड़ता है। ये सारा डेटा एक रजिस्ट्रेशन है। इसमें आप अपनी डिटेल डालने के बाद ही आप शॉपिंग कर पाओगे। तो पहले क्या करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन, ताकि किसी भी एप्लीकेशन का उपयोग करके इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही आप कोई ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अगला स्टेप है ऑर्डर। आप अपना चुना हुआ ऑर्डर प्लेस कर पाओगे या प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट या पेमेंट मैकेनिज्म। कैश ऑन डिलीवरी या डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग या जीपे या पेटीएम का डिजिटल पेमेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं या चेक से भी आप पे कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि ई बिजनेस में कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन रिस्क। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें एक रिस्क ये भी है कि सामान की डिलीवरी से रिलेटेड, सामान जो मंगाया था हमने वो सेम का सेम नहीं पहुंचा या कहीं और डिलीवर हो गया, सही एड्रेस पे नहीं पहुंचा। ऑर्डर से संबंधित रिस्क, कैसा रिस्क, खरीदने वाला कस्टमर कह रहा है कि वो ऑर्डर कर चुका है पर सेलर कह रहा है कि हमें ऑर्डर मिला ही नहीं है, तो ये रिस्क जो है वो ट्रांजैक्शन रिस्क में आ जाते हैं। अब पेमेंट से संबंधित रिस्क, आपने पेमेंट कर दिया, आपके अकाउंट से पैसा तो चला गया, पर आपने क्या किया, जब सेलर को बताया तो सेलर ने कहा कि उसके अकाउंट में पैसा अभी पहुंचा ही नहीं, कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन रिस्क हो सकते हैं। एक और रिस्क शामिल है डेटा स्टोर और ट्रांसमिशन रिस्क। डेटा को स्टोर करते समय या शेयर करते समय ऐसा रिस्क हो सकता है, ये परेशानी खड़ी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में किसी वायरस का आ जाना। ये आपको अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। वायरस क्या करता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता चला जाता है, यानी कई गुना बढ़ा लेता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है। और मान लीजिए गलती से आपके कंप्यूटर में आ गया तो क्या होगा, आपके पूरे सिस्टम को ये भर देगा और आपके सारे सिस्टम को करप्ट कर देगा, खराब कर देगा। कितने ही अन्य कंप्यूटर में जब आप अपना डेटा शेयर करेंगे पेन ड्राइव के थ्रू या सिस्टम के थ्रू, वो चला जाएगा और डेटा खराब कर देगा और सिस्टम को भी खराब कर देगा। इसके बाद आता है आज का सबसे बड़ा रिस्क, हैकिंग। आपके अकाउंट में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस है, यानी अकाउंट आपका है और उसे चला कोई और रहा है। आपकी आईडी और पासवर्ड जो कि आपने तय की थी पर किसी ने उसे हैक कर ली है, अब उसे वो पूरी तरीके से चला रहा है और आपका यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है कि आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। ये ऑनलाइन का बहुत बड़ा रिस्क है। तो कह सकते हैं कि ये सब ई कॉमर्स या ई व्यवसाय के विकास में बाधाएं हैं। आपकी कोई चीज़ इंटरनेट पे आ गई तो खुली किताब हो जाती है, उसको कॉपी करना, उसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही आसान है। कोई उसका उपयोग करके या कॉपी करके दुरुपयोग भी कर सकता है या आपकी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटर को भेज सकता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सभी ई बिजनेस के रिस्क जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होते ही हैं। अब हमारा अंतिम पड़ाव है बाह्य सेवाएं। भारत में ये बहुत ही बड़ा प्रचलन है कि हम अपना काम बांट देते हैं और दूसरों से सेवाएं लेते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग सर्विसेज। ये क्या है, ये आज के समय में नई नई कंपनी बाजार में आने से वैश्विक बाजार हो जाने के कारण कस्टमर को कई और दरवाजे खुल गए हैं और वो कई और दरवाजों पर आराम से जा सकता है। ऐसे में हर कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ प्रतियोगिता बढ़ गई है। वस्तुओं के उत्पादन की गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है, पर जरूरी तो नहीं है कि सारे काम कंपनी स्वयं ही कर पाए। कुछ काम जिसमें दूसरे ज्यादा परिपक्व हैं उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि वो उसी काम को करने में पारंगत हैं। उनके पास वैसी स्किल्स हैं, वैसी मशीनें हैं जो कि लार्ज स्केल पे काम कर सकती हैं। ऐसे में हमारा कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि उसे वो कार्य करने के लिए बिल्कुल उचित है। वो लार्ज स्केल पे वो कार्य करते हैं और उन्हें लार्ज स्केल पे कार्य करने के कारण उनकी लागत में कमी आती है, उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। मतलब आपका काम सस्ता और गुणवत्ता के साथ, इसीलिए आउटसोर्सिंग की आवश्यकता होती है।
जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि यदि किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छे विज्ञापन की। हम अच्छे से जानते हैं कि उपभोक्ता उन विज्ञापनों द्वारा प्रोडक्ट को समझ पाते हैं। विज्ञापन इसका सबसे अच्छा माध्यम है जिसकी करने के लिए हम यह कार्य एक विज्ञापन बनाने वाली कंपनी को दे देते हैं। ऐसे में वो हमारे लिए एक अच्छी सी फिल्म बना के उसका प्रदर्शन टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा घर और इंटरनेट के माध्यम से करवाने की व्यवस्था करते हैं। और इस कार्य को विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां बहुत ही प्रभावी ढंग से करती हैं क्योंकि वे इस कार्य में पारंगत होती हैं। यदि यही कार्य कंपनी स्वयं के लिए खुद ही करे तो वह कार्य ना तो गुणवत्ता देगा, ना ही उतने स्तर पर हो पाएगा जितना कि विज्ञापन कंपनियां कर पाएंगी। तो आउटसोर्सिंग या आउटसोर्सिंग सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स कर देते हो, दो कार्यों पे एक साथ ध्यान देने की बजाय आप अपनी कोर एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे, ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और नॉन कोर एक्टिविटी आप आउटसोर्स करके उसकी गुणवत्ता वृद्धि कर पाएंगे। जहां आउटसोर्सिंग एक सुविधा है, वहां एक दुविधा वाली चीज भी है। बाह्य सेवाएं जब हम लेने जाते हैं तो अपना कुछ डेटा भी उन्हें शेयर करते हैं। ऐसे में वो हमारे डेटास को यूज कर सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं, आपके विरुद्ध उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर को दे सकते हैं। रिस्क बढ़ जाता है कि आपका डेटा दूसरों से शेयर हो जाता है और वो आपके विरुद्ध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बाहरी सेवा करने वाली कंपनी से सेवा लेते हैं तो देश में कई क्षेत्रों में बेरोजगारी का डर बढ़ जाता है क्योंकि जो सेवाएं हम बाहर से ले रहे हैं वो यदि देश में ही उत्पन्न की जाएं तो रोजगार में वृद्धि होती है। बाहरी सेवाएं लेने से कई बार उन पर निर्भरता बढ़ जाती है। ऐसे में व्यवसाय में रुकावट पैदा हो सकती है, उनका मनमाना रवैया हमें कठिनाई पैदा कर सकता है। अब अगर हमने ये काम किसी डेवलपिंग कंट्री को दे दिया है तो ऐसे में वहाँ के लोगों से जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाता है या बच्चों से काम लिया जाता है जो कि नैतिक रूप से सही नहीं है। काम तो हो रहा है पर वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इन सभी बिंदु पर हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने व्यवसाय की अलग अलग उभरती पद्धतियों के बारे में पढ़ा। बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।